दोस्तों हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं आप लोगों का हमारे जेआईबी एंड सीआईबी मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों आज हम लोग अपने पीपीबी के यूनिट 11 जो कि बेस्ड है रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग शॉर्ट नोट्स कवर करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस चैप्टर से वो डिस्कस करेंगे। दोस्तों सबसे पहले देखिए, इंडियन गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया एक कमेटी को, किसके चेयरमैनशिप में, तो अंडर चेयरमैनशिप ऑफ सुखामोई चक्रवर्ती। कब? तो 1984 में। क्यों क्यों ये कमेटी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था? टू रिव्यू द इंडियन मॉनेटरी सिस्टम। तो इंडियन मॉनेटरी भारतीय मौद्रिक नीति को रिव्यू करने के लिए इस चक्रवर्ती कमेटी को एस्टैब्लिश किया गया था 1984 में। लेटर बाद में नारायण वगुल वर्किंग ग्रुप एंड नरसिम्हन कमेटी वाज आल्सो सेटअप। ठीक है दोस्तों, एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द स्टडी ग्रुप। तो दोस्तों ये जो कमेटी सेटअप किया गया था, उन्होंने उनके रिकमेंडेशन के अनुसार, ठीक है, एंड विद द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। अब ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा कि फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म 1990s में कैरी ऑन किया गया था। तो इन दोनों चीज़ों की बदौलत सरकार ने कुछ मेजर रिफॉर्म अडॉप्ट किए थे इंडियन मनी मार्केट में। तो आइए जरा देखते हैं वो कौन कौन से रिफॉर्म सरकार द्वारा लागू किए गए थे, इन गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किए थे इंडियन मनी मार्केट में। सबसे पहला जो रिफॉर्म था वो था डी रेगुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट रेट। तो दोस्तों इंटरेस्ट रेट का डी रेगुलेशन किया गया। दूसरा था मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, यानी कि एमएमएफ का इंट्रोडक्शन, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड का इंट्रोडक्शन हुआ। उसके बाद दोस्तों लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का इंट्रोडक्शन हुआ। इसके बाद हुआ था हमारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा दिया गया था। फिर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सीसीआईएल, दोस्तों क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का एस्टैब्लिशमेंट किया गया। डेवलपमेंट ऑफ न्यू मार्केट इंस्ट्रूमेंट लाइक ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर, सीओडीज। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे इनके बारे में, ट्रेजरी बिल हो, कॉमर्शियल पेपर हो या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हो, इन सभी का, ये सब हमारे मार्केट इंस्ट्रूमेंट हैं। तो इन सभी के डेवलपमेंट के लिए, इन सभी के विकास के लिए दोस्तों प्रस्ताव दी गई थी हमारे इस कमेटी में। ठीक है दोस्तों, ये 1990s में जो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म हुआ था, इसके कारण हमारे इंडियन मनी मार्केट में क्या क्या रिफॉर्म्स आए थे वो मैंने पॉइंट आप लोगों को समझा दिया। अब जरा हम लोग ये तीनों मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला है हमारा कॉमर्शियल पेपर। तो दोस्तों ये अनसेक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जो कि प्रोमिसनरी नोट के फॉर्म में इशू किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये इनेबल करता है हाईली रेटेड कॉर्पोरेट बोरोवर को कि अपने सोर्स ऑफ शॉर्ट कम, देखिए सिंपल सी बात है, जो हमारे कॉर्पोरेट बोरोवर है, ठीक है, उन्हें जो पैसे की रिक्वायरमेंट है तो वो कहाँ से फुलफिल करेंगे, तो उन्हें उनका सोर्स को ये डाइवर्सिफाई कर देता है। तो ये उनका जरिया होता है, कॉमर्शियल पेपर उनका जरिया होता है बाजार से, यानी मार्केट से पैसा को उठाने का, पैसे को बोरो करने का। ठीक है दोस्तों, और वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग होता है एक तरह से। ऑब्वियस सी बात है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। अब बात करते हैं हम लोग सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और वो डिमेटेरियलाइज फॉर्म में इशू होता है दोस्तों, और उसका मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड होता है 8 डेज। ठीक है दोस्तों, ये सभी के सभी पॉइंट्स 1990 के जो हमारे रिफॉर्म्स थे उसके बाद से आए हैं। तो मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का, वो है 8 डेज। अब दोस्तों एक MICR होता है जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो बेसिकली हमारे जो RBI थे उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था, क्यों? ताकि इफिशियंसी को लाया जा सके चेक प्रोसेसिंग में। तो MICR कोड के इंट्रोडक्शन का बेसिक रीज़न क्या था? टू ब्रिंग एफिशिएंसी इन आवर चेक प्रोसेसिंग, यानी कि चेक के प्रोसेसिंग में एफिशिएंसी लाने के लिए ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन को इंट्रोड्यूस किया गया था। बाद में क्या हुआ? बाद में एक सेपरेट हाई वैल्यू क्लियरिंग वाज इंट्रोड्यूस। ठीक है, सबसे पहले तो MICR का इंट्रोडक्शन हुआ, उसके बाद हाई वैल्यू क्लियरिंग को इंट्रोड्यूस किया गया। इसका क्या पर्पस था? फॉर क्लियरिंग चेक्स ऑफ वैल्यू ₹1 लाख एंड एबव। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है दोस्तों, हाई वैल्यू का मतलब हुआ कि हमारा जो यहाँ पे चेक क्लियरिंग होगा वो 1 लाख से एबव होगा। रिसेंट डेवलपमेंट इंक्लूड, तो रिसेंट डेवलपमेंट में क्या हुआ दोस्तों? चेक क्लियरिंग सिस्टम में स्पीड क्लियरिंग को लाया गया, चेक ट्रंकेशन सिस्टम को लाया गया, शॉर्ट में हम लोग CTS कहते हैं, आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट में। तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट में जो इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों, उनमें से महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस क्रेडिट, ECS क्रेडिट जिसे कहते हैं। दूसरा है हमारा रीजनल ECS, RECS कहते हैं जिसे हम लोग। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस डेबिट, ECS डेबिट कहते हैं। उसके बाद दोस्तों नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, शॉर्ट में इसे हम लोग NEFT कहते हैं। इसके बाद है दोस्तों RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और लास्ट है हमारा क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स के चैनल हैं दोस्तों। अब हम लोग अदर पेमेंट सिस्टम के बारे में बात करते हैं। आप लोगों को पता होगा कुछ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट हैं। ये क्या होते हैं? ये पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग गुड्स और सर्विसेज को परचेज करते हैं।
ठीक है, देखिए उन पे एक वैल्यू स्टोर रहता है, उस वैल्यू के अगेंस्ट हम लोग गुड्स और सर्विस को परचेज करते हैं दोस्तों। तो इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स पे कुछ वैल्यू स्टोर रहता है और उस वैल्यू के अगेंस्ट हम लोग गुड्स और सर्विस को परचेज करते हैं। जैसे आपके एग्जांपल में बताता हूँ, जो स्मार्ट कार्ड होता है दोस्तों, स्मार्ट कार्ड पे मान लीजिए 500 का कूपन है, तो 500 के कूपन के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी गुड्स और सर्विसेज आपको मिल सकता है वो आप लेते हैं। ठीक है दोस्तों, स्मार्ट कार्ड हुआ, फिर मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड हुआ, या कोई इंटरनेट अकाउंट हुआ, या कोई वॉलेट्स हुआ, ये सभी के सभी हमारे प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है। आप पेटीएम यूज करते हैं दोस्तों, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं। द यूज ऑफ प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन हैज नॉट बीन परमिटेड। देखिए दोस्तों, ये जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है इसको आप क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन के लिए परमिशन नहीं दी गई है आरबीआई के द्वारा, लेकिन एक्सेप्शन है कुछ कुछ चीज़ें के लिए, कुछ कुछ चीज़ों में, जो कि फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 का एक्ट है ये। तो इसके अंदर जो पेमेंट अप्रूव्ड है, तो कुछ कुछ ऐसा पेमेंट है जिसे अप्रूवल मिल चुकी है कि हाँ क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन हो सकता है जिसमें, लेकिन बाकी में नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, आरबीआई क्या किया, अक्टूबर 2008 में कुछ ऑपरेटिंग गाइडलाइंस लाया, किस पे, तो मोबाइल बैंकिंग पे, अकॉर्डिंग टू विच ओनली बैंक्स विच आर लाइसेंस्ड एंड सुपरवाइज्ड इन इंडिया आर परमिटेड टू ऑफर मोबाइल बैंकिंग। यानी सभी को मोबाइल बैंकिंग के लिए ऑफर नहीं दिया गया, कुछ बैंक को ही जिसको लाइसेंस दिया गया और जिसको सुपरविजन में है उसे परमिशन दिया गया मोबाइल बैंकिंग ऑफर के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं एटीएम की या पीओएस की। ठीक है दोस्तों, आरबीआई ने क्या मैंडेट किया है, रिक्रेडिटिंग ऑफ फेल ट्रांजैक्शन विद इन 7 वर्किंग डेज। मान लीजिए कोई एटीएम या पीओएस से ट्रांजैक्शन फेल हो गया, तो आरबीआई ने मैंडेट किया है सभी बैंकों को कि 7 दिनों के अंदर, 7 वर्किंग डेज के अंदर उस पैसे को वापस करो कस्टमर के खाते में। और यदि मान लीजिए फिर डिले होता है तो कंपेंसेशन देना होता है दोस्तों। यदि ये जो स्टिपुलेटेड पीरियड है, यदि उसमें डिले आती है तो क्या आरबीआई ने क्या मैंडेट किया है कि बैंकों को कंपेंसेशन देना होगा। चलिए अब हम लोग एनपीसीआई की बात करते हैं। एनपीसीआई क्या है दोस्तों, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो आरबीआई ने इनकरेज किया एनपीसीआई के सेटलमेंट के लिए, ताकि ये एक तरह का अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, ताकि वो क्या करता है, रिटेल पेमेंट सिस्टम, भारत में जो रिटेल पेमेंट सिस्टम है उसको ऑपरेट करने का जिम्मेदारी किसे दिया गया है, तो एनपीसीआई को दिया गया है। तो देखिए एनपीसीआई ने रिसेंटली क्या किया है, जो पहले हमारा नेशनल फाइनेंशियल स्विच होता था, ठीक है दोस्तों, ये था किसके हाथ में, ये था आईडीबीआरटी के हाथ में। दोस्तों फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, आईडीबीआरटी का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। तो ये जो एनएफएस था, नेशनल फाइनेंशियल स्विच जो था, वो था आईडीबीआरटी के हाथ में। एनपीसीआई ने क्या किया, उसको टेक ओवर कर लिया दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अब देखिए ये जो हमारा पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम है, इसके पीछे सुपरविजन किसका काम है, तो एनपीसीआई का काम है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा छोटा सा लेसन था, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने कवर कर दिया। फ्रेंड्स यदि आपको इस पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको सभी पीडीएफ एकदम क्लियर कट मिल जाएगा, आगे का जितना भी पीडीएफ है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेसन को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।